अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे नफ्सियाती बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन हमारी सोसाइटी में लेक ऑफ एजुकेशन की वजह से इस बीमारी को सीरियसली नहीं लिया जाता। दोस्तों, स्काइज़ोफ्रीनिया या कुछ लोग इसे स्कीज़ोफ्रीनिया भी प्रोनाउंस करते हैं। ये एक नफ्सियाती यानी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। दोस्तों, आप लोगों को साथ साथ बताता चलूं कि इस बीमारी का इलाज उतना ही ज़रूरी है जितना मलेरिया, टाइफाइड वगैरह का इलाज हम करते हैं, या शायद उससे भी ज़्यादा। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि स्काइज़ोफ्रीनिया बेसिकली होता क्या है। यानी मेंटल डिसऑर्डर इन विच पीपल इंटरप्रेट रियलिटी एबनॉर्मली। यानी ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें लोग हकीकत को यानी रियलिटी को एबनॉर्मली इंटरप्रेट करते हैं। यानी आसान अल्फाज में अगर हम इस बीमारी को यानी स्काइज़ोफ्रीनिया को समझने की कोशिश करें तो इस बीमारी में पेशेंट जो है वो अपने दिमाग में अपनी ही दुनिया बना लेता है, जिसका हकीकी दुनिया से, रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता। इसको हम स्काइज़ोफ्रीनिया बोलते हैं। अच्छा दोस्तों, तो स्काइज़ोफ्रीनिया के सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसके 3 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है: हेलुसिनेशंस, डिल्यूशंस और कैटाटोनिया। ये 3 इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेलुसिनेशंस क्या होते हैं। अपेरेंट परसेप्शन ऑफ समथिंग नॉट प्रेजेंट। यानी इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि पेशेंट को इसमें बहुत सारे ऐसे फीलिंग्स आते हैं जिसमें पेशेंट को लगता है कि मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है। उसे लगता है कि मेरे साथ हकीकत में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन असल में यानी रियलिटी में, हकीकत में उसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा होता। ये उसकी अपनी हेलुसिनेशंस होती है। तो हेलुसिनेशंस के हमारे पास 2 टाइप्स है, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस और विजुअल हेलुसिनेशंस। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस का क्या मतलब है? ऑडिटरी हेलुसिनेशंस का मतलब ये है कि पेशेंट को इसमें अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। यानी इसमें अगर हम ये एग्जांपल दें कि पेशेंट अगर कमरे में बैठा हुआ है तो उसे लग रहा होता है कि बाहर कोई जा रहा है, उसे कदमों की आवाज़ें सुनाई देती है। यानी वो इन फियर होता है, डरा हुआ होता है, उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, जो कि इन रियलिटी में वो आवाज़ें बिल्कुल होती ही नहीं है, कुछ भी नहीं होती। ये उसके अपने दिमाग की हेलुसिनेशंस होती है। और विजुअल हेलुसिनेशंस का क्या मतलब है? विजुअल हेलुसिनेशंस का मतलब ये है कि पेशेंट को इसमें फील होता है कि कोई मेरे पास आया है और कोई मेरे साथ बातें कर रहा है। जैसे आप लोगों ने अपनी रियल लाइफ में अक्सर देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो अपने आप से ही बातें कर रहे होते हैं। तो ये अपने आप से बातें नहीं कर रहा होता, असल में उसने विजुअलाइज किया होता है किसी को, यानी वो अपने सामने कोई किसी को देख रहा है, उससे बातें कर रहा है, और उस पेशेंट को ऐसे लग रहा है कि मैं रियल में किसी से बातें कर रहा हूँ, लेकिन रियल में कुछ भी नहीं होता। ये उसकी हेलुसिनेशंस होती है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हेलुसिनेशन की समझ आ गई होगी। उसके बाद आते हैं डिल्यूशंस पे। डिल्यूशंस क्या है? फॉल्स बिलीफ और जजमेंट अबाउट एक्सटर्नल रियलिटी। यानी एक्सटर्नल रियलिटी, बाहर की जो रियलिटी है, जो हकीकत है, जो हमारी नॉर्मल लाइफ है, इसके बारे में फॉल्स बिलीफ्स, गलत ख्यालात और जजमेंट, यानी अपनी तरफ से गलत जजमेंट्स करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? डिल्यूशंस कहते हैं। पेशेंट जो होता है वो अपनी तरफ से, जो नॉर्मल लाइफ होती है उसमें अपनी तरफ से गलत जजमेंट करता है और अपने फॉल्स बिलीफ्स पे, जैसे हमने इससे पहले बात की कि उसने अपने ही दिमाग में एक अलग ही दुनिया बसाई हुई होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? डिल्यूशंस कहते हैं। और डिल्यूशंस के हमारे पास 2 टाइप्स है, डिल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन एंड डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस। तो डिल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन का क्या मतलब है? दोस्तों, डिल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन में पेशेंट को ऐसे लगने लगता है कि कोई मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, यानी कोई मेरे खिलाफ है, या कभी कभी उसको लगता है कि हुकूमत मेरे खिलाफ है, पुलिस मेरे खिलाफ है, और अपनी ही दुनिया में अपने आप को खुद ही डरा रहा होता है। यानी खुद ही डरा हुआ होता है, उसको लगता है कि कोई मेरे खिलाफ है और कोई मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? डिल्यूशंस ऑफ परसिक्यूशन। उसके बाद डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जैसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ चल रही होती है, उसमें हर चीज़ के साथ पेशेंट जो है वो अपने आप को रेफर कर रहा होता है, अपने आप की रेफरेंस दे रहा होता है। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल दें, जैसे हम घर से निकलते हैं तो फॉर एग्जांपल 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो पेशेंट जब उसे देखता है, यानी स्काइज़ोफ्रीनिया का जो पेशेंट है, जब वो उसे देखता है, उन 2 लोगों को बातें करते हुए देखता है, तो उसे लग रहा होता है कि ये दोनों मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, यानी ये दोनों जो भी बातें कर रहे हैं ये मेरे खिलाफ कर रहे हैं, अपना रेफरेंस दे रहा होता है। या और उसके आसपास जो भी हो रहा होता है उसे लग रहा होता है कि ये सारी चीजें मेरे खिलाफ हो रही है, यानी अपने आप को डरा रहा होता है। इसको क्या कहते हैं? डिल्यूशंस ऑफ रेफरेंस। उसके बाद हम आते हैं कैटाटोनिया पे कि कैटाटोनिया क्या है। दोस्तों, ये एक कंडीशन है जिसमें यानी पर्सन स्टॉप स्पीकिंग एंड बॉडी में बी फिक्स्ड इन अ सिंगल पोजीशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दोस्तों, कैटाटोनिया में होता यह है कि जो पेशेंट होता है वो कभी कभी ऐसे होता है कि कंप्लीटली बातें करना छोड़ देता है, चुप हो जाता है, और कभी कभी ऐसे होता है कि बिल्कुल कम बातें करता है और एक ही फिक्स्ड पोजीशन में बैठा होता है। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर अपने आसपास चरसी, पोड्री वगैरह जितने भी होते हैं, जो नशाई लोग होते हैं, इनको देखा होगा। वो ज्यादा बातें नहीं करते, यानी वो ज्यादा लोगों में घुलते मिलते नहीं है। क्यों लोगों में घुलते मिलते नहीं है? सिर्फ इसी वजह से कि उन्हें स्काइज़ोफ्रीनिया की बीमारी होती है। अक्सर ये जो जितने भी नशाई लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा नशा और चीजें लेते हैं, इनमें स्काइज़ोफ्रीनिया की बीमारी आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा लोगों में घुल मिल नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते। अच्छा दोस्तों, तो स्काइज़ोफ्रीनिया की हमने बात की,
उम्मीद करते हैं आप लोगों को स्काइज़ोफ्रेनिया की समझ आ गई होगी। अब हम इसके काजिज़ पे बात करते हैं कि स्काइज़ोफ्रेनिया बेसिकली लगती किस वजह से है, यानी स्काइज़ोफ्रेनिया किस वजह से काज होती है, इसकी काजिज़ पे बात करते हैं। तो द एग्जैक्ट काज ऑफ स्काइज़ोफ्रेनिया इज़ नॉट नोन, यानी एग्जैक्ट काज जो है स्काइज़ोफ्रेनिया का वो किसी को आज तक पता नहीं है कि स्काइज़ोफ्रेनिया बेसिकली किस वजह से लगती है, यानी एग्जैक्ट काज आज तक किसी को पता नहीं है। लेकिन रिसर्च से मालूम हुआ है कि स्काइज़ोफ्रेनिया में ये जो 3 मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं ये इसमें मेन रोल प्ले करते हैं, यानी जेनेटिकल ट्रांसमिशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और ट्रॉमा और एक्सीडेंट। तो सबसे पहले हम जेनेटिकल ट्रांसमिशन पे बात करते हैं कि जेनेटिकल ट्रांसमिशन हमारे पास क्या होता है। यानी स्काइज़ोफ्रेनिया का एक मेन काज ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में स्काइज़ोफ्रेनिया जो है वो ट्रांसमिट होती है। तो दोस्तों इसमें ऐसा है कि अगर दोनों में यानी माँ और बाप दोनों में स्काइज़ोफ्रेनिया है तो 40% चांसेस है कि आने वाले बच्चे में भी स्काइज़ोफ्रेनिया होगा। और अगर पेरेंट्स में किसी एक में स्काइज़ोफ्रेनिया है, या माँ में स्काइज़ोफ्रेनिया है या बाप में है, तो उसमें 12% चांसेस है कि आने वाले बच्चे में भी स्काइज़ोफ्रेनिया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे। दोस्तों इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा स्काइज़ोफ्रेनिया जो है वो काज होती है। जैसे हम अगर देखें तो हमारी जो सोसाइटी है वो नशाइयों, चरसियों और पाउडरियों से भरी पड़ी है। तो इसका जो मेन काज है वो है मैरिजुआना। दोस्तों मैरिजुआना जो है ये चर्स को कहते हैं, या नशे के और बहुत सारे अकसाम है जैसे पाउडर वगैरह, तो ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जितने भी यंग जनरेशन के लोग होते हैं वो इसका शिकार हो जाते हैं, यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा स्काइज़ोफ्रेनिया काज होती है। उसके बाद ट्रॉमा और एक्सीडेंट। ट्रॉमा किसको कहते हैं दोस्तों? सदमे को कहते हैं, और एक्सीडेंट जो है वो हादसे को कहते हैं। यानी खुदा ना ख्वास्ता अगर हमें कोई बहुत ही बड़ा सदमा पहुंचता है या हम कोई बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट करते हैं तो उसकी वजह से भी स्काइज़ोफ्रेनिया जो है वो काज हो सकता है। उसके बाद हम स्काइज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। तो दोस्तों स्काइज़ोफ्रेनिया जो है इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। जैसे और नॉर्मल जो हमारे पास बीमारियां होती है उसका एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है कि हम फलाना इलाज फलानी बीमारी का करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम पेशेंट में वो सिम्टम्स देखें जो इससे पहले हमने इस पर बात की, तो हमें साइकेट्रिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए, पेशेंट को साइकेट्रिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। तो वो साइकेट्रिस्ट जो दवाइयाँ लिखवाता है, जो दवाइयाँ देता है ऐसे पेशेंट्स को, उसको एंटीसाइकोटिक्स कहते हैं। यानी वो एंटीसाइकोटिक्स लेगा तो इससे भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो सकता है जो स्काइज़ोफ्रेनिया है। लेकिन स्पेसिफिकली रिहेबिलिटेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है स्काइज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में। दोस्तों रिहेबिलिटेशन वर्ड का क्या मतलब है? यानी रिहेबिलिटेशन, जो उसको आदत पड़ी हुई है, यानी जो नशे वगैरह की उसको आदत पड़ी हुई है, उसकी आदतें हमने चेंज करनी होगी, तो उसके बाद हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज़ है जैसे पेशावर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, या हमारे पास जितने भी पाकिस्तान में बड़ी बड़ी सिटीज़ है, इन सिटीज़ में बहुत अच्छे अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है जो कि स्काइज़ोफ्रेनिया के पेशेंट का एक इफेक्टिव इलाज करते हैं, एक ट्रीटमेंट करते हैं। इन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में इनको बहुत अच्छी तरह से वर्कआउट कराते हैं, इनकी मोटिवेशनल क्लासेस लगती है इसमें, यानी इनको मोटिवेट करते हैं, और इनकी जो आदत होती है, ये जो नशे वगैरह की इनकी जो आदत होती है, इसको रिहेबिलिटेट करने के लिए इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। और तकरीबन 2 से 3 महीनों में इनकी जो आदत होती है, यानी ये जो नशे की इनकी जो आदत होती है, ये जो स्काइज़ोफ्रेनिया की बीमारी होती है, ये बहुत हद तक कम हो जाती है। यानी बेसिकली इन सब बातों की समरी ये है कि जो स्काइज़ोफ्रेनिया है इसका जो सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वो है केयर, यानी केयर से हम इसका इलाज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, तो स्काइज़ोफ्रेनिया के बारे में हमने बात की, इसके सिम्टम्स, काजेज़ और ट्रीटमेंट के बारे में हमने बात की। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग एजुकेशनल टॉपिक्स आप लोग देखना पसंद करते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल हैदरी साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।